तो यारो, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने साल 2020 पूरी तरीके से सरवाइव कर लिया है। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग अभी भी ज़िंदा हैं। अब साल 2020 कैसा था ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस साल ने हमको क्या क्या दर्द दिए। उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। I got that shit on goddamn camera. I don't care. No, I don't care. bullshit. I'll whoop your. तो ये तो था साल 2020 का हाल, जिसने बेशक भविष्य के बच्चों के हिस्ट्री का सिलेबस बढ़ा दिया है और कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि साल 2020 काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सुर्खियों में था। उनमें से ही एक चीज़ थी कि इस साल काफ़ी वेब सीरीज़ भी लोकप्रिय रहीं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, असुर, पंचायत। और उनमें से एक नाम ऐसा भी था जिसने बिना किसी संदेह के इंडिया में वेब सीरीज़ का गेम ऊपर कर दिया है, जिसका नाम है स्कैम 1992, जो कि हर्षद मेहता नामक एक स्टॉक ब्रोकर पर आधारित है, जिसने सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और करीबन 5,000 करोड़ का स्कैम किया। अब हम यहाँ पर हर्षद मेहता की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 5,000 करोड़ की रकम है ये हमारे लिए थोड़ी मायने रखती है। तो ये 5,000 करोड़ की रकम कुछ ऐसी दिखती है। अगर हम इसमें 3,000 करोड़ जोड़ दें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। अगर इसमें 12,000 करोड़ और जोड़ दें तब ये कुछ ऐसी दिखेगी। चलो, अगर अब भी मन नहीं भरा तो 12,000 करोड़ और जोड़ देते हैं, तब ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैथमेटिक्स सिखा रहा है हमको, नए साल में पागल हो गया है क्या? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 32,000 करोड़ की रकम है, इतने रुपयों का घोटाला किया था इन भाई साहब ने, जिनका नाम है अब्दुल करीम तिलगी। अब ये घोटाला यानी स्कैम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। साल 1961, खानापुर, डिस्ट्रिक्ट बेलगांव, कर्नाटका। एक क्लास 4 रेलवे कर्मचारी के घर में अब्दुल नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। अब्दुल के जन्म के लगभग 6 या 7 वर्षों के बाद अब्दुल के पिता का किसी कारणवश निधन हो जाता है। घर के साथ साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी अब्दुल की अम्मी यानी शरीफा भी पर आ जाती है। लेकिन शरीफा भी बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व की महिला थी, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने तीनों बच्चों को पाला ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर भी खड़ा कर दिया। दरअसल शरीफा भी ने खानापुर की उपजाऊ ज़मीन का फ़ायदा उठाया, जिसमें अनेक तरह के दुर्लभ फल आसानी से मिल जाते थे। और हर सुबह शरीफा भी अपने तीनों बेटे अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम को ले जाके सारे बागों से फल तोड़ लाती और उन्हें तीनों के ज़रिए खानापुर रेलवे स्टेशन पे बेचती। फल बेचकर ही तीनों भाइयों ने अपने स्कूल की फ़ीस भरी और 12वीं तक की पढ़ाई ख़त्म करी। स्कूल की फ़ीस भरना तो आसान था, लेकिन कॉलेज की फ़ीस भरना इतना आसान नहीं था। इसलिए तीनों भाइयों ने पैसे मिलाकर सिर्फ अब्दुल करीम को कॉलेज भेजा। अब्दुल करीम ने बेलगांव के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद अब्दुल करीम को ये पता चल चुका था कि खानापुर या बेलगांव में ज़्यादा पैसा कमाया नहीं जा सकता है, या यहाँ पर अच्छी नौकरी भी नहीं है। तो अब्दुल करीम ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे मुंबई शिफ्ट होने का प्लान बनाया। मुंबई पहुंचते ही अब्दुल करीम तेलगी की फीलिक्स इंडिया नाम की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब लग गई। लेकिन जॉब लगने के कुछ दिनों के बाद ही उसके आलसी रवैये और टारगेट्स अचीव ना कर पाने के वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे तैसे कर कर अब्दुल करीम तेलगी की कुलाबा में एक किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब लग गई, लेकिन ये जॉब भी उसको कुछ खास रास नहीं आई।
तब उसने वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट जाने के लिए अपना हाथ आजमाया और 1986 में सऊदी अरेबिया चला गया। 1970 और 1980 के दशक में मुसलमान युवाओं में मिडिल ईस्ट में नौकरी ढूंढना एक बहुत ही पसंदीदा ऑप्शन था, तो अब्दुल करीम तेलगी ने भी उन्हें फॉलो किया और सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी अरेबिया पहुंचते ही उसकी एक जॉब फिर से लग गई, लेकिन एक बार फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और लेथार्जिक नेचर के कारण उसकी जॉब चली गई और कुछ सालों के अंदर ही वो मुंबई वापस लौट गया। मुंबई लौटने के बाद अब्दुल की अमीर बनने की भूख और बढ़ गई और अब वो बिना किसी मेहनत के रातों रात अमीर बनने के तरीके ढूंढने लगा। मुंबई में उन दिनों बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स थे जो कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मिडिल ईस्ट भेज रहे थे और इस काम के ज़रिए वो काफ़ी पैसे कमा रहे थे। अब्दुल को इस धंधे में ग्रोथ दिखा तो उसने भी ट्रैवल एजेंट बनने का सोचा और अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी। ये कंपनी कुछ सालों तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से काम करना अब्दुल करीम तेलगी का स्टाइल नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने क्लाइंट्स के साथ चंद पैसों के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी करना शुरू कर दिया और इन्हीं फ्रॉड्स की वजह से अब्दुल की कंपनी के स्टॉक्स और रेपुटेशन पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा। दरअसल 1980 और 1990 के दशक में काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स नकली डॉक्यूमेंट्स और फॉर्ज्ड पासपोर्ट्स के ज़रिए लेबर्स को देश के बाहर पहुंचाने का काम करते थे और इस प्रक्रिया को पॉपुलरली सारे एजेंट्स के बीच में पुशिंग कहा जाता था। अब्दुल करीम तेलगी ने किसी और एजेंट की तुलना में इस प्रक्रिया का यानी पुशिंग का सहारा सबसे ज़्यादा लिया, लेकिन एक दिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की नज़र तेलगी के धंधे पर पड़ गई और फाइनली 1993 में अब्दुल को MRA मार्ग पुलिस स्टेशन साउथ मुंबई में बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो ये जेल में बंद हो चुका है, अब क्या ही कर लेगा ये, लेकिन जेल जाने के बाद ही अब्दुल की स्कैम की कहानी शुरू होती है। आप लोगों ने एक कहावत तो बेशक सुनी होगी कि संगति का असर हर व्यक्ति पर होता है। यही कहावत अब्दुल करीम तेलगी पर भी लागू होती है। जब अब्दुल को जेल भेजा गया तब अब्दुल की वहाँ बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स से मुलाकात हुई। उनमें से एक नाम था रतन सोनी, जो कि अब्दुल का सेलमेट था, यानी दोनों एक ही सेल में बंद थे। जब अब्दुल ने उससे पूछा कि तुम्हें किस जुर्म के चलते जेल हुई है, तब रतन ने जवाब दिया, पैसे छापने के वास्ते। यानी रतन सोनी को नकली नोट छापने की वजह से जेल में बंद किया गया था और साथ ही में उस पर स्टॉक मार्केट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे केस चल रहे थे। लेकिन जब रतन सोनी को अब्दुल करीम तेलगी के केस के बारे में पता चला कि कुछ फर्जी पासपोर्ट्स और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स की वजह से अब्दुल को जेल हो गई है, तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अब्दुल को एक महत्वपूर्ण सलाह दी कि अगर किसी वजह से क्राइम करना ही पड़े तो चिल्लर पैसे के लिए कभी मत करना, करोड़ रुपयों के लिए करना। सोनी ने अब्दुल को समझाया कि ऐसा जुर्म करना ही क्यों जिसका टर्नओवर 25-30 हज़ार हो और मार्जिन सिर्फ 2.5-3 हज़ार का हो। ये अनमोल सलाह तेलगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और दोनों ने जेल में ही कुछ बड़ा करने का तय किया। रतन ने अब्दुल को बताया कि जो गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर ऑफिस है उस पर किसी का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, यानी गवर्नमेंट की सुपरविजन और मॉनिटरिंग इस डिपार्टमेंट में थोड़ी कम है। तब रतन ने अब्दुल को बताया कि अगर हम किसी तरह नकली स्टैम्प पेपर्स बेचने में सफल हो गए तो हम अपनी मर्जी के अनुसार एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं और यही नहीं बल्कि स्टैम्प पेपर छापना एक प्रॉक्सी करेंसी छापने के भी बराबर होगा और तब प्रॉफिट करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में होगा, क्योंकि स्टैम्प पेपर की ज़रूरत हिंदुस्तान में हर जगह पड़ती है और बल्कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लगभग हर व्यक्ति को ज़िंदगी में स्टैम्प पेपर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यहाँ पर मैं कहानी को थोड़ा रोकूंगा और आपको स्टैम्प पेपर के बारे में समझाऊंगा। जिसको पता है अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है, जो मेरे जैसे हैं, उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टैम्प पेपर का असली मकसद क्या होता है और स्टैम्प पेपर्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो स्टैम्प पेपर ये एक A4 साइज डॉक्यूमेंट रहता है जिस पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्टैम्प्स प्रिंटेड होते हैं और किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लोन, टैक्सेस एट्सेट्रा, इन सब कामों में स्टैम्प पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसका रोल कैसे होता है,
ये मैं आपको भी समझाता हूँ। यदि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, अगर आप उसे स्टैम्प पेपर के ज़रिए करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टैम्प पेपर ही एक ऐसा कागज़ है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होता है, बजाय किसी साधारण कागज़ के। मुझे लगता है कि आप स्टैम्प पेपर के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। रतन सोनी ने जब अब्दुल को नकली स्टैम्प पेपर छापने का आइडिया दिया तो अब्दुल ये समझ चुका था कि अगर इस स्कैम को बड़े पैमाने पर करना है तो उन्हें कुछ अंदर के सरकारी कर्मचारियों और पॉलिटिशियंस की मदद लेनी होगी। उन्हें ये भी पता था अगर धंधा करना है तो इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। जैसे सबसे पहले 1994 में अब्दुल ने खुद के लिए स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस इशू करवाया ताकि उसके प्रिंट किए स्टैम्प्स पर कोई शक ना करे। अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी पैसे पहुंचाए, यानी उन्हें भी अपना कट दिया। नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से आउट ऑफ ऑर्डर यानी ख़राब प्रिंटिंग मशीन खरीदी और साथ ही में किस तरह की स्पेशल इंक, डाई और पेपर्स यूज़ होते हैं स्टैम्प पेपर प्रिंट करने में, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की और उन्हें भी खरीद लिया। अब्दुल ने लगभग 350 यानी 350 एजेंट्स अपने धंधे में शामिल किए, जिन्हें नकली स्टैम्प पेपर बल्क परचेजर्स जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को बेचने का काम दिया। इतना सब करने के बाद जब अब्दुल ने स्टैम्प पेपर्स प्रिंट किए तब असली और नकली स्टैम्प पेपर्स में अंतर कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पर एक बात उठकर आती है कि कोई भी व्यक्ति या बिजनेस कंपनी तेलगी से स्टैम्प पेपर क्यों खरीदेंगे, जबकि गवर्नमेंट ऑलरेडी भारी मात्रा में स्टैम्प पेपर प्रिंट करती है। लेकिन इस समस्या का भी तोड़ तेलगी ने निकाल लिया था। अब्दुल करीम तेलगी ने 3 ऐसे स्टेप्स उठाए जिन्होंने सारी की सारी समस्याओं को मिट्टी में मिला के रख दिया। पहला, अब्दुल ने अपने स्टैम्प पेपर्स डिस्काउंट प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया, यानी असली स्टैम्प पेपर से कम दाम में, जिससे खरीदार को फ़ायदा हुआ। और क्योंकि अब्दुल के पास स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस भी था तो किसी ने इस बात पर शक भी नहीं किया कि अब्दुल ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा, तेलगी ने डिमांड और सप्लाई का अद्भुत नमूना पेश किया। इसका मतलब यह हुआ कि तेलगी को यह बात पता थी अगर उसे अपने नकली स्टैम्प पेपर बेचने हैं तो उसको मार्केट में असली स्टैम्प पेपर्स की कमी यानी शॉर्टेज क्रिएट करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए उसने कुछ अंदर के सरकारी कर्मचारियों की मदद ली, जिन्होंने तेलगी के कहने पर असली स्टैम्प पेपर्स को गलत एड्रेस पर भेजना शुरू कर दिया। और जब तक ये सॉर्ट आउट होता तब तक मार्केट में स्टैम्प पेपर की डिमांड बढ़ जाती और ये डिमांड्स को अब्दुल अपने नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई से पूरा करता। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो अब्दुल ने उठाया, अब तक अब्दुल ये समझ चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट से कुछ खास रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, यानी सरकार के पास इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, जिसके कारण इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान जा सकता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए अब्दुल ने हर साल सरकार से स्टैम्प पेपर खरीदना शुरू कर दिया। और इसके आगे उसने जो किया वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अब्दुल ने 2.5 करोड़ के स्टैम्प पेपर सरकार से खरीदे और उन स्टैम्प पेपर्स को अपने नकली स्टैम्प पेपर्स के साथ मिक्स कर दिया। फिर सारे स्टैम्प पेपर्स उठा के उसने 10 करोड़ में बेच दिए, जिससे सरकार का भी नुकसान नहीं हुआ और अब्दुल ने भी बदले में मुनाफा कमाया। तो ये तो थे वो 3 पावरफुल स्टेप्स जिनके ज़रिए अब्दुल करीम तेलगी ने 32,000 करोड़ का स्कैम किया और कम से कम 18 स्टेट्स यानी 18 राज्यों में अपने स्टैम्प पेपर्स फैला दिए। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि नकली स्टैम्प पेपर्स ज़्यादा थे और असली स्टैम्प पेपर्स कम। लेकिन इन सब बातों को सुनकर आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि अब्दुल जब ये सब घोटाला कर रहा था तो गवर्नमेंट और पुलिस क्या कर रही थी और इस आलू पीटीस को पकड़ क्यों नहीं रही थी। तो आपकी ये शंका भी मैं दूर कर देता हूँ। आखिरकार 17 जनवरी 2006 में तेलगी और उसके अन्य साथियों को 30 साल की जेल हो जाती है और 28 जून 2007 को इसी केस के किसी दूसरे पहलू पर अब्दुल करीम तेलगी को 13 साल की सज़ा और हो जाती है और साथ ही में अब्दुल करीम तेलगी पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति पर लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जुर्मानों में से एक है। वहीं 23 अक्टूबर 2017 अब्दुल करीम तेलगी की अपनी सज़ा के दौरान विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में डेथ हो जाती है। अब ये डेथ नेचुरल थी या किसी की साजिश, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इस स्कैम पर एक मूवी और एक वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, लेकिन दोनों की दोनों ही बकवास हैं।
तो यारो, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाइए, ज़्यादा पसंद आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का शौक़ है तो सब्सक्राइब दबाइए। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।